हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुकेटी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम 3 फरवरी का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। अब यहाँ पर टैक्स ब्रेक विल गिव अ फ्लिप टू स्लोइंग इकोनॉमी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो स्लो डाउन हो रही है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसको बढ़ाने के लिए क्या किया गया कि टैक्स ब्रेक दे दी गई, तभी जिनकी इनकम अप टू 12 लाख है उनको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मिडिल क्लास या जो लोग थे वो एंग्स्ट थे। एंग्स्ट मतलब अ फीलिंग ऑफ डीप एंग्जाइटी और ड्रेड, टिपिकली एन अनफोकस्ड वन अबाउट द ह्यूमन कंडीशन। ठीक है ना, तो ये आप मीनिंग लिख सकते हो एंग्स्ट का। उसके बाद ट्रम्प स्लैप्स टेरिफ ऑन कनाडा, मेक्सिको एंड चाइना। तो ट्रम्प हमेशा बोलते आ रहे थे कि मैं टेरिफ लगा दूंगा, टेरिफ लगा दूंगा। अब इन्होंने टेरिफ लगा दिए हैं। तो ट्रम्प इम्पोजेस, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब आएगी बट ट्रम्प इम्पोजेस टेरिफ्स ऑन कनाडा, मेक्सिको एंड चाइना। अब यहाँ पे ठीक है ना, कैनेडियन और मेक्सिकन एक्सपोर्ट्स पे, मतलब जो भी यूएसए में आएगा उसके ऊपर कितने परसेंट टैरिफ लगा देंगे? 25%। कनाडा और मेक्सिको से जो आ रहा है, चाइना से जो आ रहा है उसके ऊपर 10% लगाएंगे। ठीक है ना। मैक्सिकन विल फेस अ 25% टैरिफ। ऑल दो एनर्जी रिसोर्सेज, बट जो एनर्जी रिसोर्सेज कनाडा से आ रहे हैं उनके ऊपर 10% होगा। एनर्जी रिसोर्सेज फ्रॉम कनाडा, will have a 10% लिवाई, उस पे 10% लगेगा। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलेंगे। ओवर 260 रिफ्यूजीज फ्रॉम म्यांमार सीक शेल्टर इन मणिपुर। तो म्यांमार में हमने कल भी डिस्कस किया था कि कू हो गया था 2021 में, जुनता जो है वो पावर में है, सिविल वॉर चल रही है बिटवीन द मिलिट्री एंड अदर ग्रुप्स। बहुत सारे ग्रुप्स के बीच में सिविल वॉर चल रही है म्यांमार में, और इसीलिए लोग शेल्टर एरिया कहाँ पर? मणिपुर में। ठीक है। उसके बाद द सीजर ऑफ मोबाइल फोन्स। तो ना एक एफआईआर लीक हो गई थी। ठीक है, अब ये पहले आप केस समझ लो। तो एफआईआर जो होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो लीक हो गई थी। और एक जर्नलिस्ट को, और लग रहा है कि वो ना एक जर्नलिस्ट को मिली और जर्नलिस्ट ने लीक करी है। तो जर्नलिस्ट से पूछताछ कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर जर्नलिस्ट के फोन और ये सब कुछ ले लिया। तो वो कहते हैं इतनी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं थी। ठीक है, जो करिए, ये ओपिनियन है जिसने आर्टिकल लिखा है उसकी। ठीक है, बट हुआ क्या था कि कह रहे हैं कि जर्नलिस्ट ने ना ऑनलाइन जो एप्लीकेशंस हैं क्रिमिनल वाले, वहां से एफआईआर जो है वो डाउनलोड कर ली और उसको लीक कर दिया। अब एफआईआर में कुछ ऐसे नाम थे जो जिनके नाम वो लीक नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि बीएनएस जो है, भारतीय न्याय संहिता, उसका सेक्शन 72 जो है वो कहता है विच मेक्स इट एन ऑफेंस टू पब्लिश एनी डिटेल दैट मे लीड टू सर्वाइवर्स आइडेंटिटी बिकमिंग नोन। ठीक है ना। तो अब इसके लिए एक पूरी एसआईटी बनाई गई है, मद्रास हाईकोर्ट ने बनाई है ये एसआईटी, टू सी कि कहाँ से कैसे लीक हुई, मीडिया पर्सन इन्वॉल्व थे या नहीं इन्वॉल्व थे। तो यहाँ पर हम सेक्शन 72 ऑफ बीएनएस लिखेंगे। ठीक है, और ये क्लैट वालों के लिए क्वेश्चन यहाँ पर लीगल एप्टीट्यूड का बन सकता है। और किसी का क्वेश्चन आना थोड़ा डिफिकल्ट है कि सेक्शन पूछने कौन सा है, तो लिखेंगे विच मेक्स इट एन ऑफेंस, टू पब्लिश एनी डिटेल दैट मे लीड टू survivors identity becoming known। ठीक है ना, कि अगर कोई भी मतलब पब्लिश नहीं होना चाहिए कुछ भी ऐसा जिससे कि सर्वाइवर की जो आइडेंटिटी है वो नोन हो जाए। जैसे रेप केस होता है उसमें आइडेंटिटी नोन नहीं हो सकती। तो कॉन्गो में क्राइसिस हो गए हैं। कहाँ पर? कॉन्गो एक कंट्री है, वहां पर क्राइसिस हो गए हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। ठीक है, सिविल कॉन्फ्लिक्ट वहां पर होती रहती हैं। तो अभी जो है किसके बीच में हुई है? ग्रुप का नाम M23, और रिबेल कोलेशन। ठीक है ना। और ये क्या करें? कैप्चरिंग मिनरल रिच सिटी ऑफ गोमा।
ठीक है ना। अब इन्होंने M3 जो है वो एक ग्रुप है जो सरकार के अगेंस्ट लड़ रहा है, ठीक है ना, इज अ ह्यूमिलेटिंग सेटबैक फॉर कॉन्गोलीज गवर्नमेंट विच हैड वोट टू क्रश द रेबेलियन। तो अब ये क्या कर रहा है, फाइटिंग अगेंस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे M23 विच टेक्स इट्स नेम फ्रॉम अ फेल्ड पीस अग्रीमेंट साइन बिटवीन Tutsi led a rebel group and Congolese government on March 23 claims it is fighting to protect the rights of Congos, ठीक है ना। अब ये ग्रुप क्या, ग्रुप क्लेम्स लिखेंगे, ग्रुप क्लेम्स, group claims to be fighting, group claims to be fighting to protect rights of Congo's Tutsi ethnic minority। अब वो क्या कह रहे हैं कि हम जो माइनॉरिटी है, तुत्सी एथनिक माइनॉरिटी है, उसके लिए लड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इनके आपस में गवर्नमेंट के साथ लड़ाई स्टार्ट हो गई है। क्राइसिस वो कहते हैं कि जब रवांडा जेनोसाइड हुआ था, रवांडा जेनोसाइड 1994 में हुआ था, ये क्लैट वालों को लिख लेना है अपने नोट्स में, ठीक है। रवांडा जेनोसाइड जो है, रवांडा जेनोसाइड जो है वो 1994 में हुआ था, ठीक है जी। तो ये है ज़रूरी। तो हमें इतना पता होना चाहिए कि कॉन्गो के अंदर ना सिविल वॉर टाइप छिड़ चुकी है, जिसमें M23 सरकार के अगेंस्ट लड़ रहा है, ये इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने, हमने बजट वाले जो हमने एनालिसिस किया था उसमें भी पढ़ा था कि प्राइम मिनिस्टर की धन धान्य कृषि योजना है, ठीक है ना। तो अब ये लिखेंगे कौन सी योजना है, धन धान्य कृषि योजना, ठीक है ना। अब इस योजना में क्या हो रहा है, इस योजना में ये एग्रीकल्चर का प्रोग्राम है, ये तो हमें पता चल रहा है, कृषि वर्ड आ गया है यहाँ पर। डेवलपिंग अग्री डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम इज अ स्कीम अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 25-26। ये क्या है, एम्स टू बेनिफिट फार्मर्स by making farming more sustainable and profitable for farmers। तो फार्मिंग को जो है मोर सस्टेनेबल, इन्वायरमेंट फ्रेंडली और प्रॉफिट, और मतलब जो इन्वायरमेंट चेंजेस आ रहे हैं उससे भी डील कर सके फार्मर्स। तो ये कब अनाउंस्ड इन 2025-2026 बजट, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, और The Union Finance Minister stated that motivated by success of aspirational districts program, the government will undertake Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states। ये states के साथ partnership में होगी। Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity and below average credit parameters। जो 100 ऐसे districts pick करेंगे जो low है, 100 districts with low productivity, जो 100 डिस्ट्रिक्ट्स पिक होंगे वो कौन से होंगे, जो लो प्रोडक्टिविटी है जहां पर, वो पिक होंगे, ठीक है ना। 100 डिस्ट्रिक्ट्स विद लो प्रोडक्टिविटी। तो प्रोग्राम एम्स टू इनहांस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, अडॉप्ट क्रॉप डाइवर्सिटी, ये वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे जो 3 पॉइंट्स हैं, तीनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है और आपको तीनों में से क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं ये धन धान्य कृषि योजना, नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स। These measures are with the aim of enhancing productivity and climate resilience which are critical for food security। तो यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्लाइमेट रेजिलियंस के बारे में। तो किसान क्रेडिट कार्ड जो है KCC, ठीक है ना, KCC की जो लिमिट है, लोन लिमिट जो है वो ₹3 लाख से बढ़कर 5 लाख कर दी गई है, ठीक है ना, along with targeted interventions in 100 low productivity districts, ठीक है, ये बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि KCC के अंदर क्या हो गया है, KCC के अंदर क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड, और जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसका लिमिट कितना हो गया है, उसका लिमिट फ्रॉम ₹3 लाख टू ₹5 लाख हो गया है, ठीक है ना, 3 लाख से 5 लाख हो गया है, ठीक है ना। ये लिमिट भी हमें याद रखनी है, और KCC का फुल फॉर्म भी। द बजट हैज इंट्रोड्यूस द प्राइम मिनिस्टर, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट स्कीम है
न्यू मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड लेकर आए हैं. दिस विल गिव बूस्ट टू द मैरीन इकोनॉमी स्पेशली इन कोस्टल स्टेट्स ऑफ कंट्री, क्रिएटिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टेट एंड ब्लू इकोनॉमी रिलेटेड सेगमेंट्स. ब्लू इकोनॉमी रिलेटेड सेगमेंट्स कौन से होते हैं? जैसे फिशरीज, ठीक है ना, फिशरीज जो फिशिंग कर रहे हैं उनके लिए कुछ चीज़ें करना. तो ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना, मतलब ब्लू इज जो भी वाटर में हो रहा है, फिशरीज बेसिकली वो वाली चीज़. ठीक है. उड़े देश का आम नागरिक उड़ान, ये हमने बजट वाले दिन भी किया था. 120 न्यू डेस्टिनेशंस ऐड हो रही हैं. 120 न्यू डेस्टिनेशंस जो हैं वो ऐड करी जा रही हैं यहाँ पर. तो ये हमें ऑलरेडी पता है, ये हमने ऑलरेडी नोट भी किया है. ठीक है ना. तो यहाँ पर क्या है, ये न्यू मैरीन डेवलपमेंट फंड क्या आ रहा है? न्यू मैरीन डेवलपमेंट फंड. सो द नेक्स्ट थिंग इज उड़े देश का आम नागरिक जो है, उड़ान स्कीम के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि 120 न्यू डेस्टिनेशंस ऐड हुई हैं. रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू प्लेन बनाने के लिए ये स्कीम लेकर आए थे, और इसके बारे में हमने बजट वाले सेशन में सारी स्कीम्स जो थी, सारी स्कीम के बारे में नोट कर लिया था. The finance minister had announced a prime minister's package of 5 schemes, an initiative to facilitate job and internship opportunity. अब इसके बारे में बार बार बात हो रही है कि ऐसा ऐसा किया गया था, और 2024 के अंदर लास्ट बजट में ही हुआ था. However, the budget speech delivered in Parliament on 1st Feb 2025 did not refer to this package. तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट वाला था कि इंटर्नशिप लगवाई जाएगी डिफरेंट कंपनीज में, इसके ऊपर अल्टीमेटली एक नोटिफिकेशन भी आया था. तो आर्टिकल में बोला जा रहा है कि इसके बारे में दोबारा बात नहीं हुई है. तो लुक्स कि इसका फ्यूचर ब्लीक लग रहा है, कि कुछ अच्छा फ्यूचर लग नहीं रहा है स्कीम का, ये बोल रहे हैं. इसमें नोट करने वाला हमारे लिए कुछ नहीं है. उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड. अब यहाँ पर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया है और हमें डिटेल में चीजें जाननी पड़ेंगी. तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड. सबसे पहले हमें लिखना होगा व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड. यूनिफॉर्म सिविल कोड को यूसीसी भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है? यूसीसी. एंड मेरा क्वेश्चन टू यू इज, उत्तराखंड प्री इंडिपेंडेंस फर्स्ट स्टेट बनी है या पोस्ट इंडिपेंडेंस फर्स्ट स्टेट बनी है? फर्स्ट स्टेट उत्तराखंड बनी है. पोस्ट इंडिपेंडेंस फर्स्ट स्टेट है जहां पर यूसीसी आया है, क्योंकि प्री इंडिपेंडेंस ऑलरेडी यूसीसी कहां पर है? गोवा में है. यूसीसी के बारे में अगर हम बात करें तो यूसीसी की बात कहां पर हो रखी है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट यूसीसी. यूसीसी इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है. व्हाट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब है कि ये प्रिंसिपल्स ले डाउन किए गए हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है, उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स ले डाउन कर दिए और गवर्नमेंट को कहा अगर आपसे ये कभी लागू होंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं होंगे तो भी चलेगा. और इसीलिए दे आर नॉट इनफोर्सिएबल. मतलब नॉट इनफोर्सिएबल का मतलब क्या है? कि अगर सरकार इनको अप्लाई नहीं करेगी, हम कोर्ट में नहीं जा सकते. इनको नॉन जस्टिसिएबल भी बोला जाता है. ये दो टर्म्स यूज करी जाती हैं. कॉन्ट्रेरी टू फंडामेंटल राइट्स दे आर इनफोर्सिएबल. अगर मेरी फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाती है तो मैं डायरेक्टली कहाँ जा सकती हूँ? कोर्ट में जा सकती हूँ. आई कैन गो टू द कोर्ट, राइट. तो ये हमें पता होना चाहिए. अब यहाँ पे है क्या यूसीसी? यूसीसी कहता है सेम लॉज फॉर ऑल. सेम लॉज फॉर ऑल का मतलब यूनिफॉर्म. द टर्म इज यूनिफॉर्म. सेम लॉज फॉर ऑल का मतलब क्या है? कि जो शादी होती है, मैरिज होता है, डाइवोर्स होता है, सक्सेशन होता है, कि प्रॉपर्टी कैसे बटेगी, इन सब चीज़ों में अभी जो लॉज एप्लीकेबल होते हैं वो पर्सनल लॉज हम कहते हैं कि एप्लीकेबल होते हैं. पर्सनल लॉज का मतलब क्या होता है? कि आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग लॉज एप्लीकेबल होते हैं. ठीक है ना. अभी क्या होता है? पर्सनल लॉज एप्लीकेबल होते हैं, अकॉर्डिंग टू रिलीजन एप्लीकेबल होते हैं. बट अब जो है उत्तराखंड में अकॉर्डिंग टू रिलीजन नहीं होंगे. किसमें लॉज एप्लीकेबल? जब मैरिज की बात आएगी, जब डाइवोर्स की बात आएगी, जब सक्सेशन की आएगी, दैट इज प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की आएगी, तो यहाँ पर लॉज जो होंगे वो सेम होंगे, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो. ठीक है. यूसीसी का मतलब ये होता है. अब यहाँ पर असेंबली उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड पास बाय स्टेट असेंबली इन February 2024 मैंडेट्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप्स. अब ये क्या करता है? ये कहता है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ, लिखेंगे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ
मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप्स। लिव इन रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? अगर कोई शादी करे बिना कपल साथ में रह रहा है तो वो क्या होता है? लिव इन रिलेशनशिप होता है। और लिव इन रिलेशन की रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड में क्या हो गई है? कंपल्सरी हो गई है, ठीक है ना। नाउ बोथ एट कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन, तो यहाँ पर बोथ एट कमेंसमेंट, जब शुरू हुआ तब भी बताना पड़ेगा, और जब खत्म हुआ तब भी बताना पड़ेगा। तो बोथ एट कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन आपको लिव इन रिलेशनशिप्स के बारे में बताना पड़ेगा। द रिक्वायरमेंट अप्लाइज नॉट ओनली टू रेजिडेंट्स ऑफ उत्तराखंड बट ऑल्सो टू इंडिविजुअल्स रिजाइडिंग एल्सवेयर इन इंडिया। तो बेसिकली अगर कोई बाहर से उत्तराखंड में आ रहा है तो उसको भी बताना पड़ेगा, ठीक है ना। द रूल्स विच केम इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 27, 2025 इम्पोज एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स। तो ये जो रूल्स है ये कब से लागू हुए हैं? 27 जनवरी 2025 से ये एप्लीकेबल हुए हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे थर्ड पॉइंट, रूल्स बिकेम, तो जो रूल्स हैं वो कब से एप्लीकेबल हुए? रूल्स केम इनटू इफेक्ट, rules came into effect on 27 Jan 2025, ठीक है ना। तो लिव इन रिलेशनशिप की कमेंसमेंट और टर्मिनेशन जब वो खत्म हो जाएंगे तो बताना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट क्या है? अब बहुत लोग कह रहे हैं दैट दिस, ठीक है ना, ओपिनियन क्या है? बहुत लोगों की ओपिनियन ये है दैट दिस आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, राइट टू प्रीवेसी को वायलेट करता है। राइट टू प्रीवेसी जो कहाँ पर दी हुई थी? राइट टू प्रीवेसी वायलेट होती है, ठीक है ना। जो कौन सी जजमेंट में दी थी? केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो ये बातचीत हो रही है। अब इसके अंदर जितने भी एनएलसैट वाले बच्चे उनकी ओपिनियन बहुत मैटर करती है कि क्या ये सही है। Under the code, only unmarried heterosexual couples can enter into live-in relationship. Couples currently in live-in relationship or intending to enter one can register through newly launched online portal. तो registration कैसे हो रही है? Registration takes place through online portal, मतलब ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू रजिस्ट्रेशन हो रही है, ठीक है ना। और सिर्फ ओनली अनमैरिड हेट्रोसेक्चुअल मतलब दोनों सेक्सेस अलग होने चाहिए, वो ही कपल माने गए हैं। मतलब होमोजीनियस मतलब लड़का लड़का लड़की लड़की, जो गे या लेस्बियन कपल्स हैं उनको नहीं ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं एज कपल। फिर आपका पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए एंड प्रूफ ऑफ रेजिडेंस और डोमिसाइल विद इन द स्टेट चाहिए, ठीक है। एंड इसके अंदर इफ ईदर पार्टनर इज बिटवीन द एजेस ऑफ 18 and 21 दे मस्ट आधार लिंक्ड, ये देखना पड़ेगा, ये वाला मैं और देखूंगी कि क्या है, कि क्या पेरेंट्स को भी जा रहा है। आधार लिंक फोन नंबर एंड एड्रेस ऑफ, अच्छा हाँ, दे मस्ट प्रोवाइड द आधार लिंक्ड फोन नंबर एंड एड्रेस ऑफ ईच ऑफ देयर पेरेंट्स। तो यहाँ पर अगर इधर पार्टनर 18 से 21 के बीच में है तो उनको अपने पेरेंट्स का भी बताना पड़ेगा या गार्डियंस का आधार भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। द रजिस्ट्रार इज लीगली ऑब्लिगेटेड टू नोटिफाई द गार्डियंस रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ रिलेशनशिप एज वेल एज टर्मिनेशन। तो पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म किया जाएगा अबाउट द रजिस्ट्रेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप हिस्ट्री रेलेवेंट, आपको अपने पिछले रिलेशनशिप्स के बारे में भी बताना पड़ेगा। आप डाइवोर्स्ड हो, मैरिड हो, सिंगल हो, सेपरेटेड हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी। If the partners are already living together, they must provide proof of their shared household, such as the most recent electricity bill. Must also submit landlord's full name, contact number and copy of the rent agreement. ठीक है ना। तो अगेन यहाँ पर जो क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं वो एनएलसैट का ऐसे राइटिंग है, बाकी जो क्वेश्चन आ सकते थे वो मैंने आपको लिखवा दी है, ठीक है। अंडर दीज रूल्स द रजिस्ट्रार इज empowered to conduct a summary inquiry to verify the authenticity of submitted documents. Penalty: failure to register live-in relationship within a month may result in both civil and criminal penalties. Upon conviction, a magistrate may impose a jail term of 3 months or a fine up to rupees 10,000. ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेलियर टू रजिस्टर अ live-in relationship within a month may result in
both civil and criminal penalties. ठीक है ना? तो ये है कि जेल भी हो सकती है अगर आप अपना रिलेशनशिप रजिस्टर नहीं करवाते और आप उत्तराखंड में रह रहे हो. ठीक है. VVS Lakshman expressed delight at the manner in which Indians performed to successfully defend ICC. तो ICC Women's अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीता. ठीक है ना? इंडिया वन. आगे चलेंगे. ईरान अनवेल्स न्यू बैलिस्टिक मिसाइल दैट कैन ट्रैवल अप टू 1700 किलोमीटर. ठीक है ना? ईरान न्यू बैलिस्टिक मिसाइल क्या कर सकती है? कैन ट्रैवल अप टू 1700 किलोमीटर. ठीक है ना? और 3 डोमेस्टिकली, इन्होंने और क्या बताया? 3 डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड सैटेलाइट्स. कौन सी है? 3 डोमेस्टिकली प्रोड्यूस सैटेलाइट्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो है नवाक, एक है पारस 1 और एक है पार्स 2. तो यहाँ पे सैटेलाइट का नाम दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं. ठीक है ना? और यहाँ पर हमने मिसाइल का नाम नहीं लिखा. मिसाइल का नाम है एटेमाड. मैड से याद हो जाएगा, एटेमाड. ठीक है. किस पे मैड? इस पे मैड. ठीक है, एटेमाड. आगे चलेंगे. जापान लॉन्चेस a navigation satellite on new flagship rocket. Japan Space Agency said on Sunday it successfully launched a navigation satellite on its flagship H3 rocket as the country seeks to have more precise location positioning system of its own. The H3 rocket carrying the Michibiki 6 satellite lifted from the Tanegashima Space Center on southwestern जापानीज आइलैंड. तो यहाँ पर जापान की क्या क्या? जापान सक्सेसफुली लॉन्च्ड नेविगेशन सैटेलाइट जापान सक्सेसफुली लॉन्च्ड नेविगेशन सैटेलाइट जापान सक्सेसफुली लॉन्च्ड नेविगेशन सैटेलाइट. तो लॉन्च नेविगेशन सैटेलाइट. ठीक है ना? नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करी है. ठीक है. कैरिंग मिशी बीकी 6 सैटेलाइट. तो यहाँ पे सैटेलाइट का नाम क्या है? मिची बीकी 6. ठीक है ना? ये सैटेलाइट का नाम है. तो ये हमें सैटेलाइट का नाम याद करना है. और H3 रॉकेट जो कि न्यू रॉकेट है, न्यू फ्लैगशिप रॉकेट. ठीक है ना? और ये नेविगेशन सैटेलाइट क्या है? ठीक है, प्रिसाइज. इससे क्या होगा? थर्ड पॉइंट लिखेंगे, प्रिसाइज लोकेशन पोजिशनिंग सिस्टम. ठीक है ना? तो बहुत अपना इनको चाहिए था तो इन्होंने लॉन्च किया है. यूके टू इंट्रोड्यूस लॉज अगेंस्ट AI टूल्स. जो AI टूल्स यूज टू जनरेट सेक्सुअल अब्यूज इमेजेस. ठीक है. ब्रिटेन to become first country to introduce laws against AI tools used to generate sexual abuse images. तो जो AI टूल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सेक्सुअल अब्यूज इमेजेस बनाते हैं उनको ये लोग बैन कर देंगे. उनको उसके ऊपर चेक रखेंगे. ठीक है ना? उनके ऊपर चेक करेंगे, बैन करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे. विल मेक इट इलीगल टू पोजेस, क्रिएट और डिस्ट्रीब्यूट AI टूल्स डिजाइंड टू जनरेट सेक्सुअलाइज्ड इमेजेस ऑफ चिल्ड्रन, पनिशेबल अप टू 5 years इन प्रिजन. इंटीरियर मिनिस्टर येवेटे कूपर रिवील्ड. तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं? गवर्नमेंट विल मेक इट इलीगल टू पोजेस, क्रिएट और डिस्ट्रीब्यूट
AI tools designed to generate sexualized images of children, और इसके अंदर ये पनिशमेंट अप टू 5 years in prison हो सकती है। ठीक है, इट विल बी इलीगल टू पोजेस AI फेडोफिल मैनुअल्स। फेडोफिल क्या होता है? फेडोफिल होता है अ पर्सन हु इज सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू चिल्ड्रन। ठीक है, तो इट विल इलीगल टू पोजेस, इट विल बी illegal to possess AI pedophile manuals which teach people how to use AI to sexually abuse children। तो सेक्सुअली अब्यूज चिल्ड्रन, कैसे सेक्सुअली अब्यूज करना है चिल्ड्रन को बाय यूजिंग एआई, ये मैनुअल्स भी बैन कर दिए जाएंगे इस लॉ के अंदर। द न्यू लॉ वुड इंक्लूड बैनिंग सम ऑफ द एआई मॉडल्स बीइंग यूज्ड फॉर चाइल्ड अब्यूज। The new laws will also criminalize predators who run websites designed for other pedophiles to share while child sexual abuse content share भी कर रहा तो उसको बैन कर दिया जाएगा। तो ये कौन सी कंट्री है जो पहली बार ये लेकर आ रही है? ब्रिटेन, जिसको हम यूके भी बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम भी बोलते हैं। उसके बाद रूबियो इन पनामा। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि मुझे पनामा कैनाल चाहिए, क्योंकि पनामा कैनाल यूएसए ने ही बनाई थी, हमने ऐसे इनको दान में दे दी है। तो रूबियो जो है, जो कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो पनामा में गए हैं बातचीत करने, बट पनामा के जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा हम नहीं होने देंगे, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, उसके बाद नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च लास्ट वीक सफर्स माल फंक्शन। नेविगेशन सैटेलाइट किसने लॉन्च करी थी? ये इंडिया ने लॉन्च करी थी। ठीक है ना। इसरो unable to perform orbit raising operation for NVS 02 सैटेलाइट। और NVS है तो क्या है ये? नेविगेशन, अगेन लोकेशन रिलेटेड, नेविगेशन से रिलेटेड है। ठीक है ना, NVS सीरीज। तो इसका जो है वो लॉन्च्ड लिखेंगे, लॉन्च्ड on 29th January as part of its landmark 100th launch from श्रीहरिकोटा। ठीक है ना, 100th लॉन्च होगा श्रीहरिकोटा से। ये था, बट इसके अंदर ये जो ऑपरेशन करना है वो नहीं कर पा रहे हैं ये। ठीक है ना, ड्यू टू ग्लिच, कुछ ग्लिच आ गया है। ठीक है ना, द सैटेलाइट सिस्टम इज कॉन्फ़िगर्ड आर हेल्दी, सब कुछ हेल्दी है, बट कुछ जो चीज़ चाहिए कुछ वो उसमें ग्लिच है, तो ये नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हमें बताना चाहिए। NVS 2 में प्रॉब्लम आ गई है इसरो की। वैसे ये 100th लॉन्च था फ्रॉम श्रीहरिकोटा। तेलंगाना में कास्ट सेंसस हो गया है। ठीक है ना, तेलंगाना BC कमीशन submitted its report and recommendations for कास्ट सर्वे। तो कास्ट सर्वे तेलंगाना में हो गया है। ये कब हुआ है? 2025 में। कहाँ पर, कहाँ का कास्ट सर्वे का रिकमेंडेशंस और रिपोर्ट आ गया है? तेलंगाना का। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। कास्ट सर्वे क्या होता है? डिटेल निकालना, कौन सी स्टेट की, मतलब स्टेट में कौन सी कास्ट कितनी पॉपुलेशन है, उस हिसाब से रिजर्वेशन और पॉलिसीज जो है वो फिर बनती हैं। ठीक है ना, और रिक्वायर्ड होता है तो रिजर्वेशन फिर बढ़ाई भी जाती है। ठीक है, ये है 1600 विजाक स्टील प्लांट एम्प्लॉयज ऑप्ट फॉर VRS। ठीक है, तो विजाक स्टील प्लांट जो है विशाखापट्टनम स्टील प्लांट
ठीक है ना। उसमें से VRS क्यों ले रहे हैं? VRS होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि हम इसके अंदर से अपना जो हिस्सा है वो निकाल लेंगे, ठीक है ना। ठीक है ना, गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम अपना हिस्सा जो है, सेंटर अनाउंस्ड दिस इन्वेस्टमेंट प्लान, सेंटर अनाउंस्ड दिस इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है ना, कि हम डिसइन्वेस्ट करेंगे कहाँ से? इसमें से, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट से, ठीक है। द लीगल सिस्टम अंडर विच सिटीजनशिप इज एक्वायर्ड, तो डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए में क्या करा? सिटीजनशिप बाय बर्थ खत्म कर दिया, यूएस सिटीजनशिप बाय बर्थ खत्म कर दी है, ठीक है ना। प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इशूड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर पास किया है? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर saying that US citizenship will be granted in future only to children with parents holding US citizenship, ठीक है ना। और यूएस ग्रीन कार्ड होल्डर, तो पहले क्या था कि अगर कोई बच्चा यूएसए में पैदा हो गया, द मेयर फैक्ट द किड हैज बोर्न इन यूएसए, ही और शी वुड गेट सिटीजनशिप ऑफ यूएसए, बट नाउ दैट्स नॉट द केस। सिटीजनशिप उसको ही मिलेगा जिसके पेरेंट्स जो हैं वो यूएस सिटीजन हैं या ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, ठीक है ना। तो सिटीजनशिप के ऊपर प्रिंसिपल समझ लेते हैं। तो वो कह रहे हैं दो प्रिंसिपल्स हैं, देयर आर टू लीगल प्रिंसिपल्स, ठीक है ना। सिटीजनशिप इज, तो सिटीजनशिप वो कहते हैं दो चीज़ों के बेसिस पे हमेशा सिटीजनशिप दी जाती है, और वो दो चीज़ें कौन सी होती हैं? एक होता है जस्ट सॉली। जस्ट सॉली का मतलब क्या है? सिटीजनशिप राइट ऑफ सॉइल, सिटीजनशिप बाय राइट ऑफ सॉइल। राइट ऑफ सॉइल का मतलब चाइल्ड सिटीजनशिप लिखेंगे, चाइल्ड सिटीजनशिप इज डिटरमिन्ड by his or her place of birth irrespective of citizenship of their पेरेंट्स। पेरेंट्स की सिटीजनशिप को भूलकर अगर बच्चा जहाँ पर पैदा हुआ है उसको सिटीजनशिप दे दी जाती है, इसको जस्ट सॉली कहते हैं, राइट ऑफ सॉइल के बेसिस पर सिटीजनशिप दी गई है। और दूसरी जो सिटीजनशिप का बेसिस होता है, ये सिटीजनशिप का बेसिस जो है हमें मिलता है यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, इन सब चीज़ों में कंट्रीज में मिलता है। और दूसरा होता है जस सैंग्विनिस, दैट इज राइट ऑफ ब्लड। Child's citizenship is determined by the citizenship of पेरेंट्स। पेरेंट्स की सिटीजनशिप डिसाइड करती है कि बच्चा कहाँ का सिटीजन होगा, ठीक है ना। इंडिया में ये वाली सिटीजनशिप का पैटर्न फॉलो किया जाता है, और कनाडा, मैक्सिको के अंदर ये वाला फंडा जस्ट सॉली वाला फॉलो किया जाता है। तो 14th अमेंडमेंट जो है यूएस की, वो ये प्रिंसिपल फॉलो करती थी कि जो भी यहाँ पर पैदा हुआ उसको दी जाएगी सिटीजनशिप, बट अब वो नहीं करी जाएगी, अभी इसके ऊपर होल्ड लगाया हुआ है। बट यस, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो आ गया है। अब बात करते हैं सिटीजनशिप इन इंडिया की, क्योंकि ये सिटीजनशिप इतनी ज़्यादा बात हो रही है, तो सिटीजनशिप वाला टॉपिक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके क्वेश्चंस जो हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, जो आपको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कोर्स में मिलते हैं, जो कि loggery.in पर प्रोवाइड किया गया है। एंड ऑल्सो गाइस, हमारा TS लॉ CET के मॉक टेस्ट भी सॉरी फॉर द बर्प लाइव हो गए हैं। PU 3 years 5 years भी लाइव हो गया है, तो आप loggery.in पर चेक कर सकते हैं। चलिए अब सिटीजनशिप के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सिटीजनशिप इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय सिटीजनशिप एक्ट 1955। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहला पॉइंट,
citizenship in India is governed by Citizenship Act 1955। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है इसको गवर्न करता है। ठीक है, उसके बाद टिल जून 1987 इंडिया फॉलोड जस्ट सॉली प्रिंसिपल। ठीक है ना, टिल जून 1987 इंडिया फॉलोड जस्ट सॉली प्रिंसिपल। जस्ट सॉली को कैसे याद करेंगे? सॉइल, कि जहां पे पैदा हुए वहां की सिटीजनशिप दे देते थे, ऑटोमेटिक जो भी इंडिया में बॉर्न होता था उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाती थी। बट उसके बाद लॉ वॉज अमेंडेड टू introduce the principle of jus sanguinis, दैट इज पेरेंट्स की सिटीजनशिप डिसाइड करती है कि बच्चे की सिटीजन क्या होगा। बच्चे की सिटीजनशिप क्या होगी वो कौन डिसाइड करता है? पेरेंट्स की सिटीजनशिप। ठीक है ना, तो अब यहां से वो कहते हैं बिटवीन जुलाई, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटवीन जुलाई 1987 and December 2004 it was required that either parent of a child born in India was a citizen of India for granting citizenship। ठीक है ना, तो यहाँ पर बिटवीन जुलाई 1987 and December 2004 it was required that either parents of a child born in India was a citizen of India। ठीक है, दोनों में से एक पेरेंट भी सिटीजन ऑफ इंडिया तो चाइल्ड सिटीजन ऑफ इंडिया बन जाएगा। दिस रिक्वायरमेंट वाज फर्दर रिस्ट्रिक्टेड वेयरइन बोथ पेरेंट्स हैड टू बी सिटीजन्स और वन पेरेंट इज अ सिटीजन एंड द अदर इज नॉट एन इलीगल माइग्रेंट। ठीक है ना, अब उसके बाद सिंस दिसंबर, वो क्या कह रहे हैं, सिंस दिसंबर 2004 both parents had to be citizens or one parent is a citizen and other is not an illegal माइग्रेंट। इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए दूसरा। ठीक है ना, इलीगल माइग्रेंट नहीं है। एंड दिस वाज डन टू रिस्ट्रिक्ट इलीगल माइग्रेंट्स के बच्चों को इंडियन सिटीजन बनने से, ज्यादातर बांग्लादेश के लोग आते थे। ठीक है ना, फिर उसके बाद एक और चीज जो ऐड करेगी वो क्या ऐड करेगी? CAA अमेंडमेंट एक्ट आया 2019 में, जिसमें ये हम लिखेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 provides citizenship to Hindus, Christians, Sikhs, Jains, Buddhists, and Parsis from neighboring countries of Pakistan, Afghanistan, and Bangladesh who have entered India before 31st December 2014। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ वो कह रहे हैं रिलीजन प्रोवाइड करी जा रही है। ठीक है ना, और इंडियन गवर्नमेंट क्या कहती है कि दे डोंट फेस प्रोसिक्यूशन देयर। ठीक है, मुस्लिम्स को कोई खतरा नहीं है इन कंट्रीज में,
माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को खतरा है, इसलिए हम उनको शेल्टर दे रहे हैं। सो गाइस दैट्स इट। अगर आपको कुछ भी खरीदना है आप loggery.in पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको एग्जाम्स लाइक दैट ऑफ MHCD 3 years 5 years के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, CUT UG PG के मिल जाएंगे, जामिया के मिल जाएंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मिल जाएंगे, TS लॉ CET के मिल जाएंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी के मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो जनवरी का पार्ट 1 जो है वन शॉट्स का वो लाइव हो चुका है, अगर आपको देखना है आप देख सकते हैं, बाय कर सकते हैं, ठीक है। एंड जनवरी MCQs भी बहुत जल्द आ जाएंगे। बाकी जनवरी टू दिसंबर 2024 इज ऑलरेडी अवेलेबल, वो आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।